स्वागत है चैप्टर 8 में। इस वीडियो में मैंने बात की है प्रोसीजरल टेक्सचरिंग के बारे में। आप नोड्स को किस तरह से ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, पीवीआर टेक्सचरिंग क्या है, टेक्सचर पेंटिंग कैसे करते हैं और यूवी अनरैपिंग का बहुत मैंने इजी मेथड इस वीडियो में बताया है। तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। शुरुआत करते हैं प्रोसीजरल टेक्सचरिंग से। अब प्रोसीजरल टेक्सचरिंग में हम क्या करते हैं कि बहुत सारे इन नोड्स का ही यूज करके हम एक टेक्सचर को क्रिएट करते हैं फ्रॉम स्क्रैच। और ये जो नोड्स है, इनका जो ट्री है, नोड्स ट्री बेसिकली बहुत सारे नोड्स को कंबाइन करने को कहते हैं। तो ये जो नोड्स ट्री है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसके अलावा हमें इसमें पूरी फ्रीडम मिलती है अपने टेक्सचर को जैसा चाहे वैसा क्रिएट करने की। प्रोसीजरल टेक्सचरिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हालांकि मैं बहुत ज्यादा डीप डाइव नहीं करूंगा। और जो मैंने प्रोजेक्ट फाइल दी हुई है, आप उन्हें रिवर्स इंजीनियरिंग करके देख सकते हो कि किस तरह से चीजें काम करती है। तो यहाँ पर जो ये स्नो माउंटेन का नॉर्मल मैप हमने बेक किया था, मैं इसे ही डुप्लीकेट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक मिक्स कलर का नोड। कलर को मैं यहाँ कलर से कनेक्ट कर दूंगा और जो मिक्स है इसे मैं यहाँ बेस कलर से कनेक्ट कर दूंगा। बेसिकली यहाँ पर मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो नॉर्मल मैप की जो वैल्यूज दी गई थी, इन्हीं को मैनिपुलेट करके हम जो स्नो का पैटर्न है उसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक और नोड ले लेता हूँ कलर रैंप, इसे मैं लगा दूंगा यहाँ पर। अब कलर रैंप बेसिकली इस तरह का ग्रेडियंट है। अगर मैं इसे थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ तो आप देख सकते हो ये जो नॉर्मल मैप है उसी की वैल्यू को लेकर के उसके बीच में ये स्नो के गैप्स क्रिएट कर रहा है। तो ये बहुत ज्यादा बेसिक का भी बेसिक है कि किस तरह से हम नोड्स को मैनिपुलेट करके टेक्सचर्स को क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरह से ब्लेंडर के जो नोड्स है इसमें हमें कुछ टेक्सचर नोड्स भी मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ नॉइस लिख लेता हूँ तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नॉइस टेक्सचर है। तो अगर मैं नॉइस को ये यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ और इसे कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये जो स्नो है इसमें कुछ इस तरह के टेक्सचर क्रिएट हो रहा है, नॉइसी टेक्सचर। कलर लैंप को कुछ इस तरह से कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। मैं इन सब नोड्स को कॉपी कर लूंगा और जो बाकी माउंटेन है इसमें पेस्ट कर दूंगा, कुछ एडजस्टमेंट्स कर दूंगा इनमें। और इस तरह से ये बहुत ही ज्यादा क्विक, डर्टी, चीप स्नो माउंटेन्स बन गए हैं। और ये जो हाउस है इसमें भी हम प्रोसीजरल टेक्सचर का यूज करके कुछ बम्प्स क्रिएट कर सकते हैं, कुछ रैंडमनेस क्रिएट कर सकते हैं। ये जो फ्लोर है ये काफी ज्यादा फ्लैट लग रहा है तो इसमें मैं कुछ बम्प्स क्रिएट करूंगा। तो अगर मैं शिफ्ट ए प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर हम टेक्सचर देख सकते हैं। अगर मैं टेक्सचर में चला जाऊंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे टेक्सचर दिए हुए हैं। यहाँ पर मैं ले लूंगा ये वेव टेक्सचर और एक मैं ले लूंगा ये बम्प। कलर को डाल दूंगा हाइट में और नॉर्मल को ऐड कर दूंगा नॉर्मल में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये एक बम्प इसने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। और यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये वेव टेक्सचर काम किस तरह से कर रहा है तो अगर मैं इसे सिलेक्ट कर दूं और अगर मैं इसके ऊपर शिफ्ट कंट्रोल लेफ्ट माउस से क्लिक कर देता हूं तो अभी हम सिर्फ यही देख सकते हैं कि ये जो वेव टेक्सचर है ये काम किस तरह से कर रहा है। और ये जो शॉर्टकट है ये तभी काम करेगा जब आपकी नोड रेंगुलर एड ऑन अनेबल होगी, जिसके बारे में मैं फर्स्ट चैप्टर में बात कर चुका हूँ। और अगर ये सेम चीज मैं यहाँ प्रिंसिपल शेडर में करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट क्लिक तो ये शो करेगा कि ये कैसे लग रहा है। ओके, तो अभी हम वेव टेक्सचर को ही करते हैं और इसकी कुछ वैल्यूज को मैं यहाँ पर मैनिपुलेट करने की कोशिश कर देता हूँ। और यहाँ पर जो मैं ब्लैक और व्हाइट कलर देख रहा हूँ, अगर मुझे इसे थोड़ा और टाइट करना है तो मैं इसके लिए कलर रैंप का यूज करूंगा। शिफ्ट ए प्रेस कर दिया, कलर रैंप यहाँ पर ऐड कर दूंगा। सिंपली मैं इससे उठा करके यहाँ पर ले आऊंगा। जैसे ये जो वायर है ये व्हाइट कलर की हो जाती है, इसके ऊपर मैं छोड़ दूंगा तो इससे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। और ये जो स्लाइडर दिए गए हैं, अगर हम इन्हें जितना ज्यादा टाइट करते हैं, जो कलर आप यहाँ पर देख रहे हैं, अभी आप देख सकते हो ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमने वेव टेक्सचर के ऊपर इसे पॉइंट कर रखा है। कंट्रोल शिफ्ट क्लिक कर दूंगा कलर रैंप के ऊपर तो अब हम देख सकते हैं ये क्या कर रहा है। तो अगर मैं इन स्लाइडर को इस तरह से मूव कर देता हूँ तो आप देख सकते हो ये इसे थोड़ा टाइट कर रहा है। ओके, तो मैं दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट क्लिक कर देता हूँ प्रिंसिपल पर। तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा जूम करके देखूं तो आप देख सकते हो इसने एक इल्यूजन सा क्रिएट कर दिया है बम्प मैप का। ये एक्चुअल में ज्योमेट्री को अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है कि इस तरह की इसमें ये क्रीज बनी हुई है। और ये जो बम्प नोड है यहाँ से हम इसकी स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब जो हमने बेस कलर दिया गया है ये भी काफी ज्यादा फ्लैट लग रहा है, इसमें भी कुछ टेक्सचर होना चाहिए, कुछ रेंडमनेस होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि ये दो जो टेक्सचर है इन्हें कॉपी कर दूंगा, शिफ्ट डी प्रेस करूंगा और ये ऊपर आ जाएगा। मैं कलर को कनेक्ट कर दूंगा यहाँ बेस कलर से और अभी हम कलर को चेंज कर पाएंगे यहाँ कलर रैंप से। तो मैं व्हाइट वाले को सिलेक्ट कर देता हूँ और इसे इस तरह का कलर दे देता हूँ। और ये जो ब्लैक टेक्सचर है इसे सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पर चले जाऊंगा और इसे हल्का सा येलोई सा कलर दे देता हूँ। और अब अगर मैं यहाँ पर एक मिक्स कलर का नोड लगा देता हूँ ये यहाँ पर, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि निचले वाले सॉकेट में एक और नोड ग्रुप को डाल सकता हूँ जिससे इसमें थोड़ी रेंडमनेस क्रिएट हो जाएगी। इसे ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ नॉइस टेक्सचर। नॉइस को मैं प्लग कर दूंगा और इसके बीच में हम डाल देंगे अपना कलर रैंप। सिंपली ऊपर वाले को उठा करके यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। और अब अगर मैं इन स्लाइड्स को मूव कर देता हूँ तो आप देख सकते हो इसमें एक अलग वेरिएशन बन के आ रही है कलर की। इसके अलावा एक और चीज हम कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ डबल क्लिक कर देता हूँ तो एक और ये मार्कर ऐड हो जाता है और इसका भी अगर मैं कलर चेंज कर दूं तो एक और वेरिएशन इसके बीच में क्रिएट हो जाएगी और थोड़ा सा इस नॉइस के साथ मैं खेल सकता हूँ। और ये यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह का ये टेक्सचर क्रिएट कर
दिया है। ओके, तो ये कुछ इस तरह का टेक्सचर मैंने क्रिएट कर दिया है। अब जो ये नोड्स हैं ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं और हम इजीली इनमें लॉस्ट हो सकते हैं, राइट। तो नोड्स को ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी होता है। तो नोड्स को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। तो अगर मैं इन 3 नोड्स को सिलेक्ट कर देता हूँ और Ctrl+J प्रेस कर देता हूँ तो आप देख सकते हो इस तरह के एक फ्रेम में ये ऐड हो जाते हैं। तो इसकी मदद से हम इन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। और अगर मैं N प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर एक ऑप्शन है नोड का, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। जहाँ लेवल लिखा हुआ है इसके ऊपर मैं कुछ भी इसे नाम दे सकता हूँ, नॉर्मल इसे नाम दे देते हैं। हम चाहे तो इसमें कोई कलर भी ऐड कर सकते हैं, तो इस तरह का ये कलर ऐड कर देता हूँ और ये इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड अच्छा लगता है। और जो दूसरा तरीका है नोड्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज रखने का वो है इन्हें ग्रुप करना। तो अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर देता हूँ और Ctrl+G प्रेस कर देता हूँ तो इस तरह से हम एक ग्रुप इसका बना देते हैं। तो अभी हम इस नोड ग्रुप के अंदर चले गए हैं, तो इससे बाहर आने के लिए मुझे टैब प्रेस करना होगा। तो आप देख सकते हो वो जो 2 नोड्स थे वो इस ग्रुप के अंदर चले गए। सेम चीज मैं निचले वाले इसके साथ भी करूंगा। सिलेक्ट कर दिया, Ctrl+G, टैब प्रेस कर दिया, बैक आ जाऊंगा तो ये आप देख सकते हैं ये 2 नोड्स ग्रुप इसके बन गए हैं। यहाँ N प्रेस कर देता हूँ और सेम चीज यहाँ से हम इनका नाम चेंज कर सकते हैं, इनका कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ और टैब प्रेस कर देता हूँ तो मैं इसके अंदर चला जाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ग्रुप इनपुट का ये नोड हमें दिखाई दे रहा है। तो ये कैसे काम करता है, तो बेसिकली अगर मान लो मैं इस स्केल को उठा करके यहाँ पर डाल दूं तो ये स्केल अब यहाँ पर शो हो रहा है, राइट। और अब अगर मैं टैब प्रेस कर देता हूँ, बैक आ जाऊंगा, तो वो जो स्केल थी वो इस वाले नोड में अब यहाँ पर शो हो रही है। तो इस तरह से जो ग्रुप इनपुट का जो नोड है वो काम करता है। N प्रेस कर दूंगा और यहाँ पर जो ग्रुप का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्केल है मैं चाहूँ तो इसे भी रीनेम कर सकता हूँ और अब जितने चाहे उतनी वैल्यूज इसमें यहाँ से ऐड कर सकते हो। और अगर मैं बैक चला जाऊंगा तो आप देख सकते हो ये वैल्यूज यहाँ पर शो होंगी। अगर मैं कंट्रोल राइट क्लिक से ऐसा कर देता हूँ तो ये कट हो जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। इसके अलावा अगर आप इसे थोड़ा और ज्यादा बेटर ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं एडिट पे चला जाऊंगा, यहाँ प्रेफरेंसेस पे चला जाऊंगा और मैं यहाँ थीम्स पे चला जाऊंगा, यहाँ नोड एडिटर में चला जाऊंगा और स्क्रॉल डाउन करूंगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है नूडल कर्विंग के नाम से, तो इसे मैं 0 कर दूंगा। तो 0 करने से क्या हो जाएगा कि ये जो वायर्स थी इसे नूडल कर्व कहते हैं, तो ये एकदम स्ट्रेट हो जाएगी। और अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक से ऐसा कर देता हूँ तो ये इस तरह से एक रीराउट नोड इसमें ऐड हो जाता है। और अगर मैं G प्रेस कर देता हूँ तो इसे मैं कहीं पर भी इस तरह से सेट कर सकता हूँ। और अगर मैं शिफ्ट A प्रेस कर देता हूँ, लेआउट में चला जाऊंगा तो आप देख सकते हैं ये सेम ऑप्शन यहाँ नीचे भी हमें देखने को मिलते हैं, फ्रेम और रीराउट। तो आप चाहो तो इन्हें यहाँ से भी इस तरह से लगा सकते हो। और इसी तरह से प्रोसीजरल टेक्सचर का यूज करके मैंने सभी में टेक्सचर क्रिएट कर दिया है। जैसे कि मैंने कहा आपको जो प्रोजेक्ट फाइल दी गई है आप उनसे रिवर्स इंजीनियरिंग करके देख सकते हो कि मैंने किस तरह से किस टेक्सचर को क्रिएट किया है। अब ऑब्वियसली मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप अगर बताने चलूँ तो ये बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। फाइनल जो हमारा हाउस है जो कुछ इस तरह से दिख रहा है। ओके, तो मैं बात करने वाला हूँ PVR टेक्सचरिंग वर्कफ्लो के बारे में। PVR यानी कि फिजिकली बेस्ड रेंडरिंग एक रियलिस्टिक शेडिंग मेथड है जिसको यूज करके हमारे जो CG सीन्स हैं उनके जो मटेरियल्स हैं जब उसके ऊपर लाइट इंटरेक्ट करती है तो वो एक्यूरेटली रियल वर्ल्ड मटेरियल्स को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो इस तरह से PVR मटेरियल काम करते हैं। अब वैसे तो PVR टेक्सचर बहुत टाइप के होते हैं पर मेनली ये 4 ही यूज होते हैं। जैसे कि एक कलर हो गया, कलर को कई बार अल्विडो भी लिखा हुआ होता है। इसके अलावा रफनेस आ गया, मेटेलिक और नॉर्मल, या नॉर्मल की जगह बम्प। नॉर्मल और बम्प को मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अब जो PVR टेक्सचर्स है आप चाहो तो उन्हें खुद से भी क्रिएट कर सकते हो जिसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर है ये मेरी फेवरेट बेस्ट वेबसाइट जहाँ पर आपको बहुत सारे टेक्सचर्स मिल जाएंगे। तो शायद आपको कभी टेक्सचर क्रिएट करने की जरूरत पड़े भी ना। तो यहाँ पर मैं ये वाला टेक्सचर सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा और यहाँ ऊपर आप देख सकते हो इसका रेजोल्यूशन आप चूज कर सकते हो कि किस रेजोल्यूशन में आपको ये चाहिए। तो मैं यहाँ पर जिप फाइल को चूज कर लेता हूँ क्योंकि मुझे सभी टेक्सचर नहीं चाहिए। और यहाँ पर जो ब्लेंड और GLTF है इसे मैं अनचेक कर देता हूँ। मुझे रफनेस चाहिए, डिफ्यूज चाहिए, डिस्प्लेसमेंट की हमें शायद जरूरत ना पड़े और नॉर्मल की हमें जरूरत पड़ेगी। तो मैंने सिर्फ इन्हीं को चेक कर रखा है। अब एक चीज यहाँ पर आपने नोटिस की होगी, जो नॉर्मल मैप है उसके आगे DX और GL लिखा हुआ है। तो ये चीज एक्चुअली आपके ग्राफिक आर्ट से रिलेटेड है। डायरेक्ट X और ओपन GL पर आप इनमें से किसी भी टेक्सचर को डाउनलोड कर सकते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि जो नॉर्मल मैप है वो इन्वर्टेड होता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी डाउनलोड कर लो, आप इसे ब्लेंडर में बाद में इन्वर्ट कर सकते हो। और यहाँ पर मैं रफ मैप को भी चेक कर लेता हूँ और उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर दूंगा। इसे एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये टेक्सचर आ गए हैं। इसके अलावा जो दूसरी मेरी फेवरेट वेबसाइट है वो है पॉलीगॉन। यहाँ पर भी आपको बहुत सारी फ्री, सिर्फ टेक्सचर ही नहीं, आपको यहाँ पर मॉडल्स भी मिलेंगे, एसेट्स वगैरह मिलेंगे, दोनों फ्री और पेड एसेट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ से मैं ये ग्रास वाला टेक्सचर डाउनलोड कर लेता हूँ। सेम चीज यहाँ पर भी है, यहाँ से भी आप रेजोल्यूशन वगैरह सेट कर सकते हो, आपको कौन कौन से टेक्सचर मैप्स चाहिए इन सभी को सेट कर सकते हो। और ये कुछ इस तरह से ये वाला टेक्सचर मैप आ गया है। अब आगे बढ़ने से पहले जो प्रिंसिपल्ड BSDF का जो शेडर हमें यहाँ पर मिलता है इसके बारे में समझना जरूरी है।
ये बाय डिफॉल्ट ही ब्लेंडर में प्लग्ड इन हमें मिलता है। इसी का यूज करके हम पीवीआर वर्कफ्लो को यूज कर सकते हैं। तो बेस कलर के बारे में आपको पता ही है, ये कलर सेट करता है। अब ये व्हाइट पर सेट किया हुआ है। यहाँ पर एक वैल्यू है मेटेलिक के नाम से। अब जो मेटेलिक है ये अगर हम इसे 1 कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो मटेरियल है ये मेटल की तरह होने वाला है। और जो मेटल की जो वैल्यू है ये 1 और 0 ही हो सकती है, इन बिटवीन इसकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती, वरना वो इनएक्यूरेट होगा। और यहाँ पर एक वैल्यू दी गई है रफनेस की। अब जो रफनेस है इसे आप अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसे थोड़ा सा कम कर देता हूँ तो आप देख सकते हो ये कितना शाइनी है और कितना ब्लरी सा है, ये वो डिसाइड करता है। अगर मैं इसे बिल्कुल 0 कर देता हूँ तो एकदम बहुत ज्यादा शाइनी होगा। तो फिलहाल इन दोनों को 0 कर देता हूँ। और यहाँ पर नीचे बहुत सारी वैल्यूज दी गई है, जैसे कि ये ट्रांसमिशन। अगर मैं इसका वेट 1 कर देता हूँ तो इससे हम ग्लास मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं। और ये यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सा शेडर दिया हुआ है इमिशन, इसे मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। अब ये जो इमिशन है, जब हम साइकिल्स रेंडर इंजन में होते हैं तो ये लाइट को इमिट करता है। पर अगर मैं इससे यहाँ पर ईबी में स्विच कर लूँ और इसकी स्ट्रेंथ को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, और ईबी में हमें यहाँ पर ये ब्लूम का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर मैं इसे चेक कर देता हूँ तो आप देख सकते हो ये इस तरह का ग्लो क्रिएट करता है, और ऐसे हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। ओके, तो अब हम इन टेक्सचर मैप्स को अपने प्रिंसिपल शेडर के साथ लिंक करेंगे। अब ये करने के 2 तरीके हैं। आप चाहो तो इसे मैन्युअली भी इससे लिंक कर सकते हो, या फिर जो इजी और फास्टेस्ट मेथड है वो है नोड रेंगुलर का यूज करना। तो हम सिंपली क्या करेंगे, प्रिंसिपल शेडर के ऊपर क्लिक कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट टी के ऊपर क्लिक कर देंगे, और उसके बाद हम उस फोल्डर में चले जाएंगे जहां पर टेक्सचर सेव्ड है। और यहाँ पर मैं लिस्ट व्यू में चला जाता हूँ, और यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर दिया है कलर, ग्लॉस, नॉर्मल और रिफ्लेक्शन। इन्हीं 4 की हमें अभी जरूरत पड़ेगी। और सिंपली मैं यहाँ पर प्रिंसिपल टेक्सचर पर क्लिक कर दूंगा तो ये जो टेक्सचर थे ये ऑटोमेटिकली इसके साथ लिंक हो जाएंगे। और आप इसे रिवर्स इंजीनियरिंग करके देख सकते हो कि कौन से शेडर क्या काम कर रहे हैं। जैसे कि नॉर्मल मैप के बारे में मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ। यहाँ पर एक शेडर है इन्वर्ट कलर का। बेसिकली ये जो कलर है वो इसे इन्वर्ट कर देगा। और ये जो नॉर्मल मैप के लिए नोड दिया गया है, हम चाहे तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर मैं बेस कलर को हटा देता हूँ तो बेसिकली ये कलर है इस टेक्सचर का। और अगर मैं रफनेस को हटा देता हूँ तो आप देख सकते हो ये जो शाइनीनेस है इस टेक्सचर की उसे कंट्रोल कर रहा है। ओके, तो ये जो ग्रास टेक्सचर है इसे हम अपने फ्रंट माउंटेन के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो यहाँ पर एक अलग सी विंडो ओपन कर देता हूँ, और इसे मैं यूबी एडिटर पर सिलेक्ट कर देता हूँ। अगर हम यहाँ पर डेटा प्रॉपर्टीज में चले जाएं तो यहाँ पर एक ऑप्शन है यूबी मैप्स का। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो ये यूबी मैप है इस 3D मॉडल का। और यहाँ पर मैं एडिट मोड में चला जाऊंगा, ए प्रेस करूंगा, और ये जो यूबी मैप अभी हमें यहाँ दिख रहा है यही चीज यहाँ से नीचे भी है। अब ये जो माउंटेन है, अगर हम इसकी ज्योमेट्री को देखें तो ये बहुत ही ज्यादा मेस्ड अप ज्योमेट्री है। इसे मैन्युअली यूबी मैप करना बहुत ही ज्यादा नाइटमेयर हो सकता है। तो ब्लेंडर में एक बहुत ही अमेजिंग क्विक फीचर है, वो है स्मार्ट यूबी अनरैप करने का। तो मैं यहाँ सिंपली यू प्रेस कर दूंगा और यहाँ पर स्मार्ट यूबी प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दूंगा, और इस तरह का मेन्यू खुल के आ जाएगा। फिलहाल अभी ज्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ये इसने अपने आप ऑटोमेटिकली ये जो माउंटेन है इसे यूवी अनरैप कर दिया है। और जो सेटिंग अभी हमने देखी थी वो यहाँ पर नीचे अभी भी हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो इसे मैं अगर ऐसा खोल देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो आइलैंड मार्जिन। अब आइलैंड से मेरा मतलब ये है कि ये जो यहाँ पर आप शेप्स देख रहे हैं, अगर मैं इसके ऊपर एल प्रेस कर देता हूँ तो मैं इसे स्केल इन स्केल आउट कर सकता हूँ। जी प्रेस करने से इसे मूव कर सकता हूँ। सेम चीज वैसे ही जैसे व्यू पोर्ट में काम करती है, बस यहाँ पर जेड एक्सिस काम नहीं करते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस काम करती है। तो इन्हें आइलैंड्स कहते हैं। और ये जो आइलैंड मार्जिन है, अगर मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ तो आप देख सकते हो ये जो आइलैंड्स हैं इनके बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। पर इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि जो आपका आइलैंड का साइज है ये इफेक्ट करता है आपके टेक्सचर के रेजोल्यूशन को। तो अगर इन आइलैंड को बहुत ज्यादा छोटा कर दिया तो जो टेक्सचर है वो बहुत ज्यादा ब्लरी सा दिखेगा। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो मैं बस इसे हल्का सा ऐसा अलग रखूंगा, और इतना काफी है। और यहाँ पर ऊपर से मैं एक अलग सी विंडो ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं चला जाऊंगा शेडर एडिटर में, और सेम तरीके से इसमें हम टेक्सचर लोड कर देंगे। प्रिंसिपल शेडर को सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट टी, इन चारों को सिलेक्ट कर देता हूँ। और ये हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ग्रास टेक्सचर है इसके ऊपर ऐड हो गया है। और यहाँ शेडर में अगर मैं यहाँ साइड में चला जाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैपिंग का ये ऑप्शन दिया गया है। इससे हम इस टेक्सचर में चेंजेस कर सकते हैं, इसे रोटेट कर सकते हैं या फिर इसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो अभी जो टेक्सचर है मुझे ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो मैं इन्हें थोड़ा छोटा कर दूंगा। एस के ऊपर चला जाऊंगा और यहाँ से ड्रैग कर दूंगा नीचे की तरफ माउस को। ओके, तो मैं इसे 3 कर देता हूँ। ओके, तो ये ग्रास टेक्सचर सेटअप हो गया है। अभी हम इसमें करेंगे टेक्सचर पेंटिंग। इसमें हम बेसिकली इस तरह का एक रोड क्रिएट करेंगे। तो हम सीखेंगे कि 2 टेक्सचर को आप किस तरह से मिक्स कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो प्रिंसिपल शेडर है मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ, शिफ्ट डी प्रेस करूंगा और इसे यहाँ पर डुप्लीकेट कर दूंगा। और ये जितना भी है इन सभी को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और कंट्रोल जी प्रेस कर दूंगा तो इसका ग्रुप बन जाएगा। टैब प्रेस कर दूंगा, बैक आ जाऊंगा और इसे मैं रिनेम कर देता हूँ ग्रास। और जो प्रिंसिपल शेडर हमने डुप्लीकेट किया था इसके ऊपर कंट्रोल शिफ्ट टी, और ये जो ग्राउंड टेक्सचर्स मैंने डाउनलोड किए थे इसे मैं लोड कर दूंगा। शिफ्ट प्रेस करूंगा, प्रिंसिपल को सिलेक्ट कर दूंगा और कंट्रोल जी, इसे भी मैं ग्रुप बना दूंगा। ये आ गया है यहाँ पर, इसे मैं नाम दे देता हूँ ग्राउंड। और अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ग्राउंड है इसमें ये आउटपुट
अभी शो नहीं हो रहा है। तो टैब प्रेस करूंगा, इसके अंदर चला जाऊंगा। यहाँ पर ग्रुप आउटपुट से ये कनेक्टेड नहीं है, तो प्रिंसिपल को मैं सिंपली यहाँ से कनेक्ट कर दूंगा। टैब प्रेस कर दूंगा, बैक आ जाऊंगा। तो अभी इसे कनेक्ट करके देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। तो इसे सिंपली यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ और ये यहाँ पर ग्राउंड टेक्सचर ऐड हो गया है। इसका भी साइज काफी बड़ा है, तो मैं इसे भी थोड़ा छोटा कर दूंगा। टैब प्रेस कर दूंगा, इस ग्रुप के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पर मैपिंग दिया गया है, इसमें कर देता हूँ 7, तो ये सही लग रहा है। टैब प्रेस कर दूंगा, बैक आ जाऊंगा। ओके, तो अभी हमारे पास ये 2 टेक्सचर के ग्रुप बन करके आ गए हैं। अब हमें इन्हें मिक्स करना है, तो शिफ्ट ए प्रेस करूंगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा मिक्स और यहाँ पर ये नोड आ जाएगा मिक्स शेडर के नाम से। सिंपली मैं इसे उठाकर जैसे ये वायर व्हाइट हो जाएगी यहाँ पर छोड़ दूंगा और जो ग्राउंड टेक्सचर है इसे मैं निचले वाले सॉकेट से कनेक्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर जो फैक्टर वैल्यू दी गई है, अगर मैं इसे पूरी तरह से 0 कर देता हूँ तो ये सिर्फ ग्रास टेक्सचर को शो करेगा। अगर मैं इसे 1 कर देता हूँ तो ये सिर्फ हमारे ग्राउंड को शो करेगा। पर ये जो ग्राउंड टेक्सचर है हमें ये सिर्फ कुछ एरियाज में ही चाहिए, तो उसके लिए हमें एक मास्क क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं शिफ्ट ए प्रेस कर दूंगा, यहाँ पर मैं इमेज टाइप कर दूंगा और यहाँ पर ये आ जाएगा इमेज टेक्सचर। यहाँ पर मैं न्यू पर क्लिक कर दूंगा, इसका मैं नाम दे देता हूँ मास्क। और नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो इसका रेजोल्यूशन दिया हुआ है, तो इसे मैं 4K कर देता हूँ। इसका कलर मैं ब्लैक ही रहने दूंगा और अल्फा मुझे नहीं चाहिए और यहाँ पर मैं सिंपली ओके पर क्लिक कर दूंगा। तो ये एक न्यू इमेज टेक्सचर बन करके आ गया है। इसे मैं कनेक्ट कर दूंगा फैक्टर से और अब ये जो इमेज टेक्सचर है इसके ऊपर हम पेंट कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ व्यू पोर्ट में मैं टैब प्रेस कर दूंगा और टेक्सचर पेंट मोड में चला जाऊंगा और ये जो विंडो है मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज में टूल्स का टैब दिया गया है, यहाँ से हम टेक्सचर पेंटिंग की सेटिंग्स वगैरह देख सकते हैं। और एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है, जो मास्क अभी हमने क्रिएट किया था मेक श्योर वही यहाँ पर सिलेक्टेड हो और बाकी का जो टेक्सचर है वो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो। तो हमें इस मास्क टेक्सचर के ऊपर पेंट करना है और मेक श्योर यहाँ पर ब्लैक और व्हाइट टेक्सचर ही सिलेक्टेड हो। और अब अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता हूँ तो आप देख सकते हो वो ग्राउंड टेक्सचर शो हो रहा है। अगर मैं सिंपल लेफ्ट क्लिक प्रेस करने से इसे ड्रॉ करता हूँ तो ये व्हाइट कलर को ड्रॉ कर रहा है। अगर मुझे इसे इरेज करना है तो मैं कंट्रोल प्रेस करके रखूंगा जिससे कि ब्लैक कलर एक्टिवेट हो जाएगा, तो इससे आप इसे इरेज कर सकते हो। और जो ब्रश की स्ट्रेंथ और रेडियस है वो सेम वैसे ही है जैसे मैंने स्कल्पटिंग वाले चैप्टर में बताया था। और बस सब कुछ सेट हो गया है, तो मैं इसे पेंट करना स्टार्ट कर दूंगा। और फाइनली ये कुछ इस तरह से मैंने इसे पेंट कर दिया है। अब जो मास्क हमने पेंट किया हुआ है ये कुछ इस तरह से दिख रहा है और ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लेंडर ऑटोमेटिकली इस इमेज को सेव नहीं करता है, हमें इसे खुद से सेव करना पड़ता है। और यहाँ इमेज के ऊपर आप एक स्टार का साइन देख सकते हो। बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये इमेज अभी सेव्ड नहीं है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, इसे सेव एज कर दूंगा। अब हम समझेंगे मैनुअल यूवी अनरैपिंग के बारे में। ये जो ट्री है हम इसे मैनुअली यूवी अनरैप करेंगे। हम समझेंगे सीम्स क्या होती है, सीमलेस टेक्सचर्स क्या होते हैं। तो अभी मैं हूँ यहाँ पर क्रीटा में, जो कि एक ओपन सोर्स पेंटिंग सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर एक ऑप्शन है रैप अराउंड मोड, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये टेक्सचर को इस तरह से एक टाइल में शो करता है। और अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ तो ये जो टेक्सचर का जो बॉर्डर है वहां से आगे ही ये कंटिन्यू कर रहा है, तो इसकी हम एक लाइन यहाँ पर देख सकते हैं और यही जो लाइन है इसे हम कहते हैं सीम। तो क्रीटा में अगर मुझे इसे सीमलेस टेक्सचर बनाना है तो सिंपली मैं क्लोन टूल की मदद से, क्लोन टूल फोटोशॉप में भी होता है वैसे ही क्लोन टूल इसमें भी है, जिसकी मदद से हम इसे सीमलेस क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मैं और ज्यादा जूम आउट कर देता हूँ तो आप देख सकते हो कि एक पैटर्न हमें इसमें दिखाई दे रहा है। तो इसमें फिलहाल ऑफ कर देता हूँ और ये हमारा ओरिजिनल टेक्सचर है। तो अभी मैं क्या करूंगा, क्लोन टूल सिलेक्टेड है, मैं दोबारा से ऑन करूंगा और जहां पर ये सीम्स है मैं यहाँ पर क्लोन टूल की मदद से इसे सीमलेस क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। तो इस तरह से मैंने इसे पेंट कर दिया है, जो कि एक इस तरह का इल्यूजन क्रिएट करेगा कि ये जो टेक्सचर है ये अब सीमलेस है। हालांकि अगर मैं बहुत ज्यादा जूम आउट कर लेता हूँ तो वो जो इल्यूजन है वो ब्रेक हो जाता है, पर फिर भी जो सीम्स है वो बहुत ज्यादा नोटिसेबल नहीं लगेगी जब इसे 3D मॉडल में हम अप्लाई करेंगे। ओके, तो वापस चलता हूँ ब्लेंडर में। अब जिन लोगों ने प्रोजेक्ट फाइल्स डाउनलोड की हुई है, मैंने ऑलरेडी ये जो वुड का टेक्सचर है मैंने ये दे रखा है। आपको सिंपली इसे यहाँ से उठा करके इस ट्री के ऊपर डाल देना है, तो ये ऑटोमेटिकली इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। पर अभी हम इसे देख नहीं सकते क्योंकि ये यूवी अनरैप्ड नहीं है और ये जो ट्री है अभी भी इसमें स्किन मॉडिफायर लगा हुआ है, उसे हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो मॉडिफायर में चला जाऊंगा, मैं स्किन मॉडिफायर को अप्लाई कर देता हूँ और जो सब डिविजन मॉडिफायर हमने इसके ऊपर लगाया था, सब डिविजन के ऊपर मैंने अभी बहुत ज्यादा बात नहीं की है। तो बेसिकली जो सब डिविजन मॉडिफायर है वो क्या करता है कि वो जो हमारा मैश है इसे थोड़ा स्मूथ करता है। तो यहाँ पर जो लेवल व्यू पोर्ट है अगर मैं इसे 2 कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ तो आप देख सकते हो ये काफी ज्यादा स्मूथ लग रहा है, पर फिलहाल मुझे इतना नहीं चाहिए तो मैं इसे 1 ही रख देता हूँ फिलहाल। अब स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट करने में और मैनुअल अनरैप करने में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसे स्मार्ट यूवी अनरैप कर लेता हूँ, अभी डिफॉल्ट सेटिंग रहने देते हैं और इसे ओके कर देता हूँ। तो ये जो हमारा टेक्सचर है वो अभी यहाँ पर शो हो रहा है।
हालांकि इसका साइज थोड़ा बड़ा हुआ है, उसे हम चेंज कर सकते हैं बाद में। पर मेन चीज जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो हम यहाँ पर ये लाइंस देख सकते हैं। जो मैंने सीम्स की बात की थी पहले, तो वो जो सीम्स है वो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। ये जो टेक्सचर इसके ऊपर लगा है वो एकदम सीमलेस इसके ऊपर शो नहीं हो रहा है। उसका रीजन ये है कि जो स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट है वो ऑटोमेटिकली सीम्स कहीं भी रेंडमली डाल देती है हमारे मैश में। और जो मैनुअल यूवी अनरैपिंग होती है उसमें हमारे पास ये पावर होती है कि हम खुद से उसमें मैनुअली सीम्स को ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इसे मैनुअली यूवी अनरैप करना, और मैं एक बेस्ट सेटअप आपको बताऊंगा जिसकी मदद से आपको काफी इजी होगा अनरैप करना, और उससे आपका जो वर्क फ्लो है वो भी बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो जो हमारा सब डिवीजन मॉडिफायर है, इसमें यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑन केज का, इसे ऑन कर लेंगे। अब इसे ऑन करने से बेसिकली आप देख सकते हो ये इस तरह से स्नैप हो रहा है मैश के ऊपर। और यहाँ पर मैं एक अलग से विंडो ओपन कर दूंगा, इसे मैं यूवी एडिटर में चेंज कर देता हूँ। और एक जो एडवांटेज है मैनुअल यूवी अनरैपिंग करने का वो ये है कि ये जो आइलैंड्स है इन्हें हम और ज्यादा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो यहाँ पर एक और विंडो ओपन कर देता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ शेडर एडिटर। तो अभी हमारा जो ये वुड टेक्सचर इसके ऊपर है ये लगा हुआ है, तो इसमें मैं बेस कलर को फिलहाल हटा देता हूँ। और जो ये नॉर्मल है, अगर मैं इस नोड को सिलेक्ट कर दूं और एम प्रेस कर देता हूँ तो ये म्यूट हो जाएगा, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है, तो इसे कर देता हूँ ऐसा। और यहाँ यूवी एडिटर में मैं इस टेक्सचर को अनलिंक कर देता हूँ। यहाँ पर हम एक न्यू टेक्सचर क्रिएट कर देंगे, न्यू, इसे मैं 4K रहने देता हूँ और इसका नाम मैं दे देता हूँ टेस्ट। और यहाँ जनरेटेड टाइप इसे मैं कर दूंगा यूवी ग्रिड। तो ये बनकर के आ गई है यूवी ग्रिड, तो ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए मैंने बनाया है। और यहाँ शेडर में मैं शिफ्ट ए प्रेस कर दूंगा, यहाँ पर इमेज टेक्सचर ऐड कर दूंगा, ड्रॉप डाउन कर दूंगा यहाँ पर, और टेस्ट इसे मैं लिंक कर दूंगा यहाँ पर, और इसे मैं यहाँ बेस कलर से कनेक्ट कर दूंगा। तो अब ये जो यूवी ग्रिड है वो हमारे ट्री पर शो हो रही है। तो अब मैनुअली यूवी अनरैपिंग करने के लिए हम इसमें खुद से सीम्स क्रिएट करेंगे। सीम्स क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो मेक श्योर आप एज सिलेक्शन मोड में हो, और उसके बाद मान लो किसी भी एज को मैं सिलेक्ट कर दूंगा, यहाँ पर राइट क्लिक प्रेस कर दूंगा और एक ऑप्शन आ जाएगा मार्क सीम। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हो इस तरह से ये मार्क हो गई है और रेड कलर में ये शो होती है। दोबारा से इसे सिलेक्ट कर दूंगा, राइट क्लिक प्रेस कर दूंगा और ये क्लियर सीम, इस तरह से ये क्लियर हो जाती है। एक और सेटिंग हम यहाँ पर इनेबल कर देंगे जिससे और ज्यादा हमारा वर्क फ्लो फास्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इस वाली एज पर क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके इस वाली एज पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ नीचे आप देख सकते हो एक मेन्यू खुल करके आ जाता है पिक शॉर्टेस्ट पाथ। तो इसे मैं ओपन कर दूंगा और यहाँ पर जो एज टैग है इसे मैं कर दूंगा टैग सीम पर। तो ऐसा करने से क्या होगा, मान लो मैंने इस एज को सिलेक्ट कर दिया और कंट्रोल प्रेस करके अगर मैं इस एज को सिलेक्ट कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो हमारी सीम है वो इसमें टैग हो जाएगी। तो इससे हमारा बहुत ज्यादा वक्त बच जाएगा। तो इसे भी अंडू कर देता हूँ। और एक सेटिंग जो इस यूवी अनरैपिंग की प्रोसेस को और इजी कर देगा वो है लाइव यूवी अनरैपिंग। तो यहाँ पर यूवी एडिटर में मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन है यूवी सिंक सिलेक्शन, इसे इनेबल कर देता हूँ। और यहाँ व्यू पोर्ट में और मेक श्योर आप एडिट मोड में हो तभी ये ऑप्शन शो होगा। तो एडिट मोड में है, यहाँ पर ऑप्शन में हम चले जाएंगे और यहाँ लाइव अनरैप का ऑप्शन है, इसे भी चेक कर दो। तो इससे हम लाइव अपने यूवी मैप को अनरैप होता वो देख सकते हैं। तो अब अगर मैं इस एज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, कंट्रोल से मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हो ये ऑलरेडी अब अनरैप होना चालू हो गया है और हम इसे लाइव देख सकते हैं कि किस तरह से अनरैप हो रहा है। तो ऐसा करने से ये जो पूरी प्रोसेस है बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। अब बात ये आती है कि ये जो सीम्स है इन्हें लगाना कहाँ पर है। तो बहुत सिंपल सा आंसर है, उस जगह पर सीम्स लगाओ जहां पर थोड़ा सेंस बनाती है वो चीज। फॉर एग्जाम्पल ये जो ट्री है इसका जो नीचे ये राउंड एरिया है इसके ऊपर मैं इस तरह से लगा देता हूँ और जैसे ही मैंने इसमें लगाया तो आप देख सकते हो ये टेक्सचर अब इस तरह से बराबर आ गया है। यहाँ ऊपर से मैं सीम्स को खींच लूंगा यहाँ तक और आप देख सकते हैं जैसे ही मैं सीम्स लगा रहा हूँ टेक्सचर भी अपने आप अपडेट हो रहा है। और एक बात, ये जो सीम्स होती है उन्हें एक पॉइंट पे क्लोज करना जरूरी होता है तभी वो टेक्सचर को ऑटोमेटिकली बैलेंस आउट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इस सीम्स को यहाँ से ले जाऊंगा यहाँ तक बिल्कुल आगे तक और आगे भी हम इस ब्रांच के ऊपर देख सकते हैं एक सर्कल बना हुआ है। तो इस पूरे सर्कल में मैं ये सीम ऐड कर दूंगा तो आप देख सकते हो जो टेक्सचर है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा बैलेंस्ड आउट हो गया है। और अब मैं बस सेम प्रोसेस को रिपीट करूंगा, जहां पर मुझे लगता है कि सेंस बना रहा है यहाँ पर सीम ऐड करना, वहां पर मैं इन्हें ऐड करूंगा। फॉर एग्जाम्पल जहां पर इस ब्रांचेस में एक न्यू ब्रांच क्रिएट हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर एक कट होगा और ये यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं ये जो टेक्सचर है काफी ज्यादा स्ट्रेच्ड आउट लग रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली फिक्स होता रहेगा जैसे जैसे मैं इसे अनरैप करूंगा। ये यहाँ पर एक बेंड है, यहाँ पर सर्कल में कर दूंगा इसे और इसे कनेक्ट कर दूंगा यहाँ से इस वाले सर्कल पर। तो अब मैंने इस पूरी ट्री में ये सीम्स लगा दी हैं। अब हमें सिंपली क्या करना है कि ए प्रेस करना है जिससे ये सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। यू प्रेस करेंगे और इस बार मैं क्लिक कर दूंगा अनरैप पे और ऐसा करते ही आप देख सकते हो ये जो हमारे आइलैंड से ये कितने ज्यादा अच्छे ऑर्गेनाइज्ड अब लग रहे हैं। और अब जो हमारा ओरिजिनल वुड टेक्सचर है उसे भी मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो ये जो टेस्ट है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, इसे कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर। और जो हमारा वुड टेक्सचर है इसका साइज काफी ज्यादा है तो इसे मैं यहाँ से स्केल कर दूंगा सिंपली। इसे मैं कर देता हूँ 5। तो 5 सही लग रहा है और यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कितना
ज्यादा अभी सीमलेस लग रहा है। मैं इसे 7 कर देता हूँ, शायद अभी भी थोड़ा बड़ा है। हाँ 7 थोड़ा ज्यादा बेटर लग रहा है। और ये जो ट्री का कलर है उसे भी मैं चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं शिफ्ट ए प्रेस कर दूंगा, ऐड कर दूंगा मिक्स कलर, इसे मैं बी में लगा देता हूँ। बेसिकली ये एक तरह से आप समझ सकते हो ये लेयर सिस्टम की तरह काम करता है। तो इसे मैंने निचली लेयर में डाल दिया है, इसके ऊपर हम कलर ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैं इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देता हूँ मिक्स से मल्टीप्लाई पे। और जो ए है इसे मैं ब्राउन कलर दे देता हूँ ये इस तरह से, और थोड़ा सा इसे ऐसा डार्क कर देता हूँ। और ये फाइनली पूरी टेक्सचरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। और ये जो हमारा ट्री है इसके ऊपर टेक्सचर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर मैं थोड़ा क्लोजअप जाके देखता हूँ तो आप देख सकते हो वो जो सीम्स थी वो अच्छी तरह से इसके ऊपर ब्लेंड हो गई है। और एक अमेजिंग ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। हम यहाँ पर रेंडर टैब पे चले जाएंगे और यहाँ नीचे एक ऑप्शन है सिंप्लीफाई के नाम से, इसे इनेबल कर दूंगा। अब सिंप्लीफाई क्या करता है कि मान लो आपका व्यू पोर्ट लैग हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो ये व्यू पोर्ट के लिए सेटिंग्स को थोड़ा लो कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो टेक्सचर लिमिट दी गई है व्यू पोर्ट वाले टैब पे, हम यहाँ से टेक्सचर की लिमिट सेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे 128 कर देता हूँ तो जो टेक्सचर का साइज है वो बहुत ज्यादा लो हो जाएगा। तो ये हम देख सकते हैं ये जो टेक्सचर है काफी ज्यादा ब्लरी सा लग रहा है। ओरिजिनल जो टेक्सचर का साइज है वो है 4K। तो एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आपकी टेक्सचर बहुत ज्यादा हैवी है, रेंडर करने में जीपीयू ओवरलोड हो रहा है, तो यहाँ से आप टेक्सचर लिमिट कम कर सकते हो। हालांकि यहाँ से नहीं, जो व्यू पोर्ट के नीचे रेंडर टैब है वहां से हमें करना होता है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलूंगा जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।